देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। जय हिंद साथियों, मेरा नाम है रजा अंसारी। देश नीति पर आपका स्वागत है। हरियाणा विधानसभा चुनाव करीब है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें इसलिए पैदा हो रही क्योंकि कंगना रनावत का आज लेटेस्ट बयान आया, जिसमें कंगना रनावत कह रही है कि जो 3 कृषि कानून वापस किए गए थे उसे फिर से इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए। मेरे साथ जुबैर खान है, पीटीसी के पत्रकार है, पुराने दिनों के में लगातार कई सारे बड़े चैनल पर काम करके आए हैं और हरियाणा से आते हैं। जुबैर भाई, बहुत बहुत स्वागत है देश नीति पर आपका। जी बहुत शुक्रिया मुझे मौका देने के लिए, तहे दिल से शुक्रिया। जुबैर भाई, सबसे पहला सवाल ये है कि आज हरियाणा विधानसभा के चुनाव को ज्यादा समय नहीं है, तकरीबन 10 दिन का चुनाव का समय बचा है। हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे जीएल शर्मा हो, करणदेव कंबोज हो, संतोष यादव हो और हाल ही में खट्टर के भतीजे ने मतलब कि भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता को छोड़ के कांग्रेस ज्वाइन किया है। तो क्या इस मर्तबा 10 सालों का वनवास कांग्रेस का हरियाणा में टूट रहा है? क्या कांग्रेस की वापसी हो रही है? जी बिल्कुल, इस तरह की तमाम बातें कही जा रही हैं और जिस तरह से मीडिया हलकों में कयासबाजी का दौर जारी है कि कांग्रेस हो सकता है इस बार 10 साल के बाद में कमबैक कर सकती है। और ये बात सही है कि पहली बार ऐसा हुआ है हरियाणा प्रदेश में। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा प्रदेश वजूद में आया था और हरियाणा के वजूद में आने के बाद पहली बार ये है कि 10 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा प्रदेश में कामयाबी के साथ सरकार चलाई है। लेकिन ये भी सही है कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी देखी जा रही है और खास तौर पर जिस तरह आपने जिक्र किया, किसानों की बात कर लें, हम पहलवानों की बात कर लें, जवानों की बात कर लें, ये तमाम जो मसले हैं, ये खास तौर पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के सामने, उनके समर्थकों के सामने और उनके पदाधिकारियों के सामने खड़े हुए हैं। अब हालाँकि कैसे इनसे वो पार पाते हैं, कैसे इन तमाम तरह के सवालों का वो जवाब दे पाते हैं और कैसे जनता को खुश कर पाते हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस की लीडरशिप के जो वक्तव्य सामने आ रहे हैं, जिस तरह के ओपिनियंस सामने आ रहे हैं, उससे ये लगने लगा है कि कांग्रेस पार्टी काफ़ी कॉन्फिडेंट है, काफ़ी मजबूती के साथ उन्होंने चुनाव में दस्तक दी है। और जिस बात के लिए कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में बदनाम है कि आपस में बहुत ज़्यादा गुटबाज़ी होती है, उस गोलबंदी को कामयाब करने में भी मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल रही है, क्योंकि पहले माना जा रहा था कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी सैलजा इस तरह के जो गुट बने हुए सुरजेवाला थे भी बीच कांग्रेस में पार्टी में। बयान दिए थे। जी, जी। सुरजेवाला का भी एक हाँ, बयान आया ये था। जी, जी। रणदीप सिंह सुरजेवाला जो कैथल की राजनीति के एक बहुत बड़े एक खिलाड़ी माने जाते हैं और दलित राजनीति करती रही हैं कुमारी सैलजा की हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा चौधरी बीरेंद्र सिंह इस गुट में आते हैं। इससे पहले किरण चौधरी इसमें आती थी, लेकिन किरण चौधरी ने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन कर ली है। बहरहाल ये 3 बड़े नेता आमतौर पर माने जाते हैं कि एक गुट के नेता हैं, लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इन तमाम नेताओं को ऐसा लगता है कि एक तरह से अपनी अपने लिए एक तरह से कॉन्फिडेंस में ले लिया है कि उनकी अवहेलना नहीं की जाएगी, उनको नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा और शायद यही वजह है कि अब कांग्रेस पार्टी मजबूत होती हुई दिखाई दे रही है और मेरा 5 मे, अक्टूबर जी, को जी, अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 5 अक्टूबर को चुनाव होने हैं। आज जी, कंगना रनावत का एक बयान आया, उसमें कहा गया है कि जो 3 कृषि कानून जो तकरीबन 1.5 साल के प्रदर्शन थे, उसके बाद उन तीनों कृषि कानून को वापस लिए गए थे और फिर जो है आज कंगना रनावत ने उत्तर प्रदेश में आज जो है इंटरव्यू दिया, उसमें कहा है कि जो कानून वापस हुए थे उसे फिर से इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और पूर्व में हरियाणा के चुनाव से पहले कंगना रनावत ने कहा था कि जो किसान आंदोलन हुए थे उसमें रेप हो रहे थे, मर्डर हो रहे थे। तो ये इस तरह के जो बयान चल रहे हैं, तो कंगना रनावत के बयान से क्या भारतीय जनता पार्टी किस तरह से सेटबैक पे है हरियाणा में? मुझे लगता है कि जिस तरह मैंने सुना है कंगना रनौत का ये बयान, मेरा ख़्याल ये है कि इस दौर में जबकि किसानों को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा हो, जवानों को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा हो, पहलवानों को आधार बनाकर चुनाव लड़ा जा रहा हो, ऐसे दौर में, ऐसे हालात में और ऐसे दिनों में इस तरह का बयान मुझे लगता है कि बीजेपी के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है और बीजेपी कहाँ तक स्टैंड कर पाती है कंगना रनौत के इस बयान के साथ, ये भी देखने वाली बात रहेगी, क्योंकि इससे पहले भी कंगना रनौत के इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। लेकिन बीजेपी ने उन बयानों को एक तरह से इग्नोर कर दिया है। बीजेपी ने कहा है कि उनकी असहमति इन तमाम बयानों के साथ नहीं रहती। तो देखने वाली बात यही रहेगी कि कंगना रनौत के इन बयानों का बीजेपी क्या स्टैंड ले पाती है
और जहां तक बात है हरियाणा प्रदेश में इस तरह के स्टेटमेंट्स का प्रभाव पड़ने का, तो मैं सीधे तौर पे यही कह सकता हूँ कि कंगना रनौत के बयान का असर पड़ेगा, यकीनन पड़ेगा। और जिस तरह से दिल्ली की सीमाओं पर 1 साल तक, जिसमें पंजाब और हरियाणा के बहुत बड़े पैमाने पर किसान मौजूद थे, और जिस तरह से 3 कृषि कानूनों के बारे में आंदोलन किया गया था और बीजेपी सरकार को, केंद्र सरकार को मजबूर किया गया था कि ये कृषि कानून जो है काले कानून है, और शायद यही वजह थी कि केंद्र सरकार ने उन तमाम कानूनों को वापस लेने का काम किया था। अब दोबारा से उन्हीं कानूनों को इम्प्लीमेंट करवाने की जिस तरह से एक तरह से वकालत करते हुए नजर आ रही है कंगना रनौत, मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को इस तरह के बयानों से सिवाय नुकसान के कुछ नहीं हो सकता। अच्छा, अभी ये जब किसान आंदोलन को रेप और जो मर्डर वाले बयान आए थे कंगना का, तो उसके बाद जो वहाँ के मोहन लाल बड़ोलिया जो है, जो भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा यूनिट के प्रेसिडेंट है, उनके तरफ से कहा गया था कि ये उनका निजी बयान है और ये बयान जो है से भाजपा को किसी तरह का कोई लेना देना नहीं। तो क्या निजी बयान के बाद इस तरह का बयान देना कि कोई लेना देना नहीं है, मगर वो पार्टी में बनी हुई है, तो क्या हरियाणा के किसान इस बात को समझ रहे कि ये बेवकूफ बनाने का एक मंशा है और बेवकूफ बनाने की एक साजिश चल रही है? जी, बिल्कुल सही कहा आपने, और यही शायद देखने वाली बात रहती है कि जिस तरह का ये बयान दिया गया था कि यहाँ पर तो इस तरह की घटनाएँ हो रही हैं या इस तरह की मिसहैपनिंग्स हो रही हैं, उसके बाद में तमाम लोगों ने रोष भी प्रकट किया था, और तमाम लोगों ने यही बात एक सुर में कही थी कि यहाँ पर 800 से 900 किसानों की एक तरह से जो मौत हुई है। हालाँकि तमाम राजनीतिक दल भी और तमाम जो सामाजिक संगठन हैं, इन मौतों को हत्या का नाम देते रहे हैं, ये एक अलग बहस अपने आप में है। लेकिन उन्होंने यही कहा था कि क्या इस तरह का बयान देने से पहले किसी भी नेता को ये नहीं सोचना चाहिए कि दिल्ली की इन सीमाओं पर ठंड में, गर्मी में, बारिश में कितने किसानों की मौत हो गई? ये एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि चिंता का एक विषय बनता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए, और शायद यही वजह है कि चुनाव से एन पहले जिस क्षेत्रीय पार्टी से दुष्यंत चौटाला की, जिस जननायक जनता पार्टी के साथ में 5 साल सरकार चलाई थी भारतीय जनता पार्टी ने, उसका गठबंधन उससे टूट चुका है। आज बीजेपी अपने दम पर हालाँकि अकेले इलेक्शन लड़ ज़रूर रही है, लेकिन बीजेपी भी बैकफुट पर है, और ख़ास तौर पर जननायक जनता पार्टी, जिन्होंने जननायक जनता पार्टी के सिंबल पर इलेक्शन लड़ा था और बाद में जिस तरह से गठबंधन करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाने का काम किया था, दोनों पार्टियाँ जो है बैकफुट पर हैं। जननायक जनता पार्टी का तो हालात इस तरह से हैं कि उनके टिकट को लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, जिन्होंने 5 साल बतौर उप मुख्यमंत्री, यानी दुष्यंत चौटाला जो बतौर उप मुख्यमंत्री हरियाणा की कमान संभाल रहे थे, उनको सिरे से खारिज कर दिया है, नकार दिया है हरियाणा की जनता ने। और शायद यही वजह है कि इनकी आपसी गलतफ़हमियों की वजह से, या कहते हैं कि खुशफ़हमियों की वजह से ये गठबंधन चल नहीं पाया, गठबंधन टूट गया। अब सीधे-सीधे जो मुकाबला है वो कांग्रेस और बीजेपी के अच्छा, दरमियान है, अच्छा, और इसमें कांग्रेस मजबूत नज़र आ रही है। अनिल विज कह रहे हैं कि वो मुख्यमंत्री बनेंगे तो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर बदल देंगे। मेरा सवाल ये है कि अनिल विज जब 10 सालों तक लगातार वर्तमान में पूर्व में वो गृह मंत्री थे, जो मुख्यमंत्री के बाद सबसे महत्वपूर्ण पोस्ट होम मंत्रालय संभाल रहे थे, जो सबसे जी। महत्वपूर्ण पोस्ट होता है मुख्यमंत्री के बाद किसी भी राज्य सरकार में। तो वो कह रहे हैं कि हमको मुख्यमंत्री बनाना चाहिए, तो क्या नायाब सिंह सैनी और ये अनिल विज के बीच कुछ अच्छे रिश्ते नहीं है क्या इस हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर? देखिए, यहाँ पर ये समझने वाली बात है, हरियाणा की राजनीति का जहाँ तक सवाल है कि बीजेपी का जब भी कोई मुख्यमंत्री बन रहा है, ख़ास तौर पर चाहे मनोहर लाल खट्टर की बात कर लें, नायब सिंह सैनी की बात कर लें, ये आला कमान के जो निर्देश होते हैं या आला कमान का जो आदेश होता है, उसके बिहाफ़ पर ही हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं, वो बनते हुए देखे जा रहे हैं। और जो भारतीय जनता पार्टी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं या पुराने जो समर्थक हैं, उनको मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा तरजीह दी नहीं जा रही है, कहीं और से ही फैसले लिए जा रहे हैं। अब ये तो अनिल विज ही बेहतर बता पाएँगे कि बीते 10 साल में जब उनके पास मौका था, जब वो विधायक थे, जब वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे थे, तो उस वक़्त उनको मौका क्यों नहीं मिल पाया? क्यों मनोहर लाल खट्टर को ही मौका मिल पाया? क्यों नायब सिंह सैनी को ही इस तरह से एक कहते हैं ना कि एक कैलेंडर के रूप में, एक एक्टिंग सीएम के रूप में, जो बहुत थोड़ा-सा वक़्त बच गया है, 6 महीने पहले ही उनको सीएम की कुर्सी पर बैठाया गया है, तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि बहुत सारी चीज़ें अंदर खाने चल रही हैं। मनोहर लाल को केंद्र सरकार का मंत्री बना दिया गया है और नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बना दिया गया है। और जिस तरह से अनिल विज की बात आ रही है, इस तरह से राव इंद्रजीत सिंह भी कहते रहे हैं कि उन्हें भी प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाए, क्योंकि वो भी दक्षिणी हरियाणा की अहीरवाल की राजनीति करते हैं। अच्छा, मेरा सवाल है कि जैसे
अभी लगातार जिस तरह से हरियाणा का माहौल है और उसी बीच एक खबर ये आ रही है कि मोहन लाल बड़ोलिया जो मतलब कि पूर्व में विधायक रहे भारतीय जनता पार्टी हरियाणा यूनिट के कदावर है, तो उनका टिकट कटा है। तो क्या उनको राज्यसभा भेजने की तैयारी है या उनको साइडलाइन लगाने की तैयारी है? इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा रहा। हाँ, अलबत्ता जो सियासी गलियारे थे हरियाणा प्रदेश के, उनमें ये बात पहले बहुत ज़्यादा गर्म थी कि हो सकता है कि उनको राज्यसभा का सदस्य बनाकर भेज दिया जाए। हो सकता है उनको केंद्र की राजनीति के लिए तैयार किया जा रहा हो, शायद इस वजह से इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बीजेपी की तरफ से भी इस बाबत कुछ कहा नहीं गया है और जब तक कुछ भी कहना जल्दबाज़ी होती है, ख़ास तौर पर बीजेपी के बाबत, जब तक कि आला कमान से, जब तक कि ऊपर से कोई बड़ा आदेश, कोई बड़ा निर्देश नहीं आ पाता, शायद यही वजह है कि पत्रकार भी बहुत ज़्यादा इस पर कुछ भी कहने से बच पा रहे हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि जैसे लगातार अभी पूरे देश भर में जो है माहौल चल रहा है एंटी भाजपा और किसानों का आंदोलन और बेरोजगारी हरियाणा में चरम पर है। एक आंकड़े के अनुसार 100 में से 26 ऐसे युवा हैं जो बेरोजगार है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या बेरोजगारी हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को सबसे ज़्यादा बैकफुट पर ले जा रही है? जी, बिल्कुल बेरोज़गारी का सवाल बड़ा सवाल है और जिस तरह हरियाणा प्रदेश में बीते 5 साल में बहुत ही मैं कहता हूँ कि 1 या 2 भर्तियों के अलावा कोई भी रेगुलर परमानेंट टाइप की जो भर्तियाँ होती हैं, वो नहीं की गई। चाहे हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की बात हो, चाहे हरियाणा प्रदेश चाहे एचपीएससी की बात हो, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, दोनों आयोगों ने बीते 5 सालों में किसी भी भर्ती को कामयाबी के स्तर तक नहीं पहुँचाया है और जब चुनाव को महज़ 2 महीने रह गए हैं, उसके बाद में रिक्रूटमेंट्स आती हैं, हायरिंग का प्रोसेस शुरू होता है, तो उसके बाद में अभी तक सारे रिजल्ट्स रुके हुए हैं, तो बच्चे लगातार प्रोटेस्ट करते हुए देखे गए थे, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, पंचकुला की बात हो, हरियाणा प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल, उनके सामने भी उस वक़्त वो पहुँचे थे बच्चे। नायब सिंह सैनी के सामने भी उन्होंने ज़ोरदार दस्तक दी थी और यही कहा था कि जब 2 महीने हो गए हैं, जब आचार संहिता लगने वाली है, उसके बाद में आपने ये रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया है, क्यों नहीं साढ़े 4 साल पहले, क्यों नहीं 4 साल पहले आपने इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को चलाया और क्यों नहीं आपने इस तरह की भर्तियाँ की? हज़ारों भर्तियाँ अभी भी जो है पेंडिंग में है, हज़ारों पोस्ट अभी भी पेंडिंग में है, लेकिन एचकेआरएन के नाम पे, कौशल के नाम पे पूरी भर्तियाँ की जा रही हैं। उससे ख़ास तौर पर युवाओं में एक रोष देखा जा रहा है और तमाम लोगों का यही कहना है कि उन्हें पक्की नौकरी चाहिए, कच्ची नौकरी नहीं की चाहिए और उन्होंने पक्की पढ़ाई की है, कच्ची पढ़ाई नहीं की है। ये एक जुमला पूरे हरियाणा प्रदेश में देखा जा रहा है और शायद यही वजह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, चाहे जननायक जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जिस तरह से वो मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, तो उनको ख़ास तौर पर युवाओं का सामना करना पड़ रहा है, उनके आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है, उनसे मुकाबला करना पड़ रहा है और लगातार युवाओं को यही कहना है कि साढ़े 4 साल आपने बर्बाद कर दिए, बेकार कर दिए। साढ़े 4-5 साल में आपने कोई भर्ती नहीं की और जब कोड ऑफ कंडक्ट लगने वाला था, जब आचार संहिता लगने वाली थी और आपको पता था कि ये भर्तियाँ मुकम्मल हो नहीं सकती, उसके बाद में आपने पूरा रिक्रूटमेंट का प्रोसेस शुरू किया और शायद यही वजह है कि तमाम जो भर्तियों के रिजल्ट्स हैं, वो रुके हुए हैं। अब ये भर्तियाँ पूरी होंगी, नहीं होंगी, सरकार अगर बदलती है तो क्या कांग्रेस इन रिजल्ट्स को जो है लागू करेगी, नहीं करेगी? ये बहुत सारी पेचीदगियाँ हैं और बहुत सारी मैं कहूँगा कि भ्रांतियाँ हैं लोगों के ज़हन में ख़ास तौर पर रोज़गार के मसले को लेकर। अच्छा, मेरा सवाल है कि अभी जैसे इंटरनल सर्वेज आ रहे हैं, हरियाणा में 90 सीट है, सरकार बनाने के लिए 46 चाहिए। भारतीय जनता पार्टी सत्ता से बेहद दूर दिख रही है। कांग्रेस कुछ इंटरनल सर्वेज में और इंटरनल पोल में ये लग रहा है कि कांग्रेस सरकार बना रही है। तो क्या ये जो अभी टाइम्स और नवभारत का मेट्रासी का एक सर्वे आया जिसमें कांग्रेस 41-46 के बीच लग रही है, तो क्या इंटरनल सर्वेज और ओपिनियन पोल कांग्रेस के लिए हरियाणा में खुशी खुशी की खबर है? जी, यकीनन खुशी की खबर तो है लेकिन बहुत सारे सर्वेज़ के इतर हम अगर बातचीत करें और बहुत सारे पोल्स के इतर हम बातचीत करें और अभी तो क्योंकि ओपिनियन पोल्स भी जो है शुरू हुए नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जा सकता है कि कांग्रेस बीजेपी के बनिस्बत थोड़ी मज़बूत नज़र आ रही है, लेकिन ये भी यहाँ पर देखने वाली बात रहेगी कि हरियाणा में आम तौर पर क्षेत्रीय पार्टियों का जो दबदबा रहा है, वो हमेशा बरकरार रहा है पारंपरिक तौर पर और इस बार ऐसा लग रहा है कि इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी का जो गठबंधन है, वो कुछ कमाल कर सकता है और वो इस पोज़ीशन में रह सकता है कि जिसकी भी सरकार बने, चाहे बीजेपी की बने, चाहे कांग्रेस की बने,
तो वो सरकार में भागीदारी इस बार इंडियन नेशनल लोकदल की और बहुजन समाज पार्टी की हो सकती है, क्योंकि आज़ाद समाज पार्टी और जननायक जनता पार्टी का गठबंधन है। वो गठबंधन मतदाताओं को रास आ नहीं रहा है, बीजेपी से लोगों की नाराज़गी है, बीजेपी से लोग खफ़ा नज़र आ रहे हैं और ऐसे में ऐसा नहीं लग रहा कि कांग्रेस अपने दम पर हरियाणा में सरकार बना सकती है या बना पाएगी। मतलब अगर कि किसी कांग्रेस का अपने सही सहारा लेना पड़ेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मेरा पर्सनल कांग्रेस ओपिनियन है जी, हाँ, कांग्रेस और भाजपा के बाद तीसरी सबसे बड़ी दल कौन बन सकती है? आम आदमी पार्टी या जेजेपी? कांग्रेस नहीं, आम आदमी पार्टी का कैडर भी अभी मुझे नज़र नहीं आ रहा है कि आम आदमी पार्टी का कैडर भी कहीं से अगर हो सकता है हिसार के आस-पास से अगर 1-2 सीट लाने में कामयाब हो पाती है आम आदमी पार्टी तो वो अलग बात है। बाकी दक्षिणी हरियाणा में मेवात क्षेत्र की बात कर लें, अहीरवाल की हम बात कर लें, जाटलैंड की हम बात कर लें, तो वहाँ पे मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का बहुत बड़े स्तर पर कोई प्रभाव है नहीं। जननायक जनता पार्टी भी शायद दुष्यंत चौटाला या उनके जो अपने परिवार के लोग हैं चौटाला परिवार के, उनमें से अगर कोई सदस्य सीट लाने में कामयाब रहा तो वो भी एक अपनी जगह, लेकिन दूसरे जो प्रत्याशी हैं, दूसरे जो उम्मीदवार हैं जननायक जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश की अलग-अलग सीटों पर क्योंकि 90 सीटों पर कुल मिलाकर ये चुनाव हो रहा है, तो बहुत ज़्यादा मजबूती के साथ दस्तक दे नहीं पा रही है जननायक जनता हाँ, पार्टी, आज़ाद समाज पार्टी का भी यही हाल है। तो ऐसे में इंडियन नेशनल लोकदल और बहुजन समाज पार्टी इस वैक्यूम को फुलफिल करने में कामयाब हो सकती है। अच्छा एक सवाल है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा या दीपेंद्र हुड्डा कौन है कांग्रेस की पहली पसंद हरियाणा में मुख्यमंत्री पद के लिए? जी, देखिए ये सवाल तो तमाम लोग पूछ रहे हैं और जहाँ तक आला कमान की बात है, जहाँ तक प्रदेश के प्रभारी की बात है दीपक बाबरिया, उनसे भी लगातार मीडिया कर्मियों ने ये सवाल पूछा कि भई हरियाणा प्रदेश की कमान कौन सँभालने जा रहा है 2024 के इस चुनाव के बाद में? तो तमाम लोगों ने अभी तक इस बात का ऐलान नहीं किया है, इस बात की घोषणा नहीं की है कि हरियाणा का मुख्यमंत्री कौन होगा और हरियाणा किसको चुनेगा? ये तो बाद की बहस है, लेकिन ये बात सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सहमति बनती हुई नज़र आ रही है और जिस तरह से उनको भावी मुख्यमंत्री बताया जा रहा है, उससे ये बात तो साफ़ है कि हरियाणा प्रदेश में जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के टिकट का बँटवारा हुआ है, उसमें काफ़ी हद तक दखल-अंदाज़ी रही है भूपेंद्र सिंह हुड्डा की, दीपेंद्र सिंह हुड्डा की और उसके ही आधार पर ये माना जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस की पसंद हो, आलाकमान की पसंद हो। हालाँकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आलाकमान के बीच में कई तरह की असहमतियाँ सामने आ चुकी हैं, कई तरह की नाराज़गियाँ सामने आ चुकी हैं। उस तरह की बातें भी कही जा सकती हैं कि हो सकता है आलाकमान हुड्डा के अलावा किसी और को प्रेफ़रेंस दे दे, किसी और को तरजीह दे दे, लेकिन ऐसा होता हुआ मुमकिन इसलिए नहीं लगता क्योंकि विधायकों की एक बहुत बड़ी जमात हुड्डा के साथ नज़र आती है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं उदय भान, चौधरी उदय भान, वो भी हुड्डा की लॉबी के माने जाते हैं। तो ऐसे में दलित यही कहा नेता जा भी है। सकता है कि जी, दलित नेता भी हैं और ऐसे में यही कहा जा रहा है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा शायद हरियाणा के तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने की क्या ओर अग्रसर दीपेंद्र दीपेंद्र हुड्डा जिस तरह से तैयारी है रैलीज हरियाणा मांगे जवाब इस तरह की जो रैलीज कर रहे हैं तो भीड़ बहुत दिख रही है तो क्या मतलब कि ये तय नहीं हो सकता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा पर सहमति जताए और अपने बेटे को मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार पेश करे? जी, बिल्कुल, अभी तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा क्योंकि लोकसभा के मेंबर हैं और बड़े मार्जिन से उन्होंने चुनाव में जीत दर्ज की है। हाँ, ये बात सही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा मज़बूती के साथ दस्तक दे रहे हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ऐसे में यही कहा जा सकता है कि दीपेंद्र हुड्डा के अलावा भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर सहमति बन सकती है और हरियाणा की 90 सीटों पर एक तरह से ये आवाज़ भी आ रही है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा की क़यादत में, उनके नेतृत्व में जो है कांग्रेस पार्टी हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है। मतलब कि क्या लगता है कि सीट का अगर आंकड़ा देखें तो कांग्रेस कितना से कितना है? मुझे ऐसा लगता है मेरा जो पर्सनल ओपिनियन है और जहाँ तक मैंने लोगों से बातचीत की है, जहाँ तक मेरा आना-जाना हुआ है हरियाणा प्रदेश में, उसके बिहाफ़ पर ये कहा जा सकता है कि 40 प्लस हरियाणा में कांग्रेस पार्टी आराम से सीटें ला रही है क्योंकि शहरी 40 क्षेत्रों में पटक क्या अभी भी मतलब 40 प्लस में सरकार बना रही है या सरकार से दूर रहेगी? नहीं, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, ये तो मतलब ऑलमोस्ट तय माना जा रहा है। हालाँकि फिर भी राजनीति में कुछ भी कहना सही इस तरह नहीं होता कि दावा नहीं किया जा सकता क्रिकेट में और पॉलिटिक्स में। यहाँ भी ये बीजेपी के मुकाबले हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी मजबूत मानी जा रही है, कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई नज़र आ रही है, लेकिन वोटर का मिज़ाज है, वोटर का अपना मन है, वो क्या कुछ कर पाता है। लेकिन ये बात सही है कि गठबंधन की ओर हरियाणा की राजनीति देखी जा रही है और उस गठबंधन का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी करने जा रही है, ऐसा कयास भी लगाए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है।
एक आखिरी सवाल एंडअप करेंगे उसके बाद। हरियाणा में 2019 में 10 में से 10 भाजपा जीती थी और इस मर्तबा 10 में से 5। उस वक्त के सीट कम थे और इस वक्त के सीट में क्या अंतर होगा? क्या 10 में से 5 सीट देना लोकसभा में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टार चेहरा है, सबसे बड़े चेहरा है भाजपा में, हिंदू हृदय के नाम से बहुत सारे लोग उनको पुकारते हैं, तो क्या 10 में से 5 सीट देना लोकसभा चुनाव में ये स्पष्ट हो गया था उसी दिन कि कांग्रेस हरियाणा में वापसी कर रही है? जी, बिल्कुल सही बात है आपने कही और क्योंकि लगातार तीसरी बार जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री ज़रूर बन गए हैं, लेकिन हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की एक तरह से वापसी हुई है और शायद यही वजह है कि जो कांग्रेस पार्टी जो है 2019 में कहीं दिखाई नहीं दी लोकसभा चुनाव में और 2024 के चुनाव में उन्होंने शानदार कमबैक किया, 5 सीटें जीती और ये दिखा दिया कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी मजबूती के साथ डटी हुई है, खड़ी हुई है, जनता के मसलों को, उनके विषयों पर बातचीत कर रही है और शायद यही वजह थी कि 5 सीटें कांग्रेस पार्टी जीतने में कामयाब हो गई और जैसे ही लोकसभा में इस तरह की दस्तक कांग्रेस पार्टी ने दी, उसके बाद में कॉन्फिडेंस का जो लेवल है उसमें इजाफा हुआ और उसके बाद में ये तय माना जाने लगा कि कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में भी इसी तरह कमबैक करते हुए नजर आएगी। ये बात सही है कि लोकसभा के चुनावी मुद्दे अलग होते हैं, विधानसभा के जो चुनावी मुद्दे होते हैं वो लोकल स्तरीय होते हैं, लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि जो लोकसभा का चुनाव था और जिस तरह से शानदार जीत दर्ज की कांग्रेस पार्टी ने, उससे कॉन्फिडेंस तो बढ़ा है, ना केवल आलाकमान में बल्कि प्रदेश स्तर में जो एक पूरा कैडर होता है पार्टी का, वहाँ पे भी कार्यकर्ताओं में, समर्थकों में जो है कॉन्फिडेंस बढ़ा है, विश्वास बढ़ा है और शायद यही वजह है कि उसका असर अब चुनाव में देखा जा रहा है। जी, धन्यवाद बहुत-बहुत ज़ुबैर आपका। और जिस तरह से ज़ुबैर खान से बात हो रही थी, पीटीसी के पत्रकार हैं, हरियाणा से आ रहे थे, वो अपनी तमाम बातें हरियाणा इलेक्शन पर रख रहे थे और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा है तो देश नीति के चैनल को, प्लेटफ़ॉर्म को कमेंट करें और शेयर करें। शुक्रिया ज़ुबैर और दर्शकों का भी जी, बहुत-बहुत शुक्रिया। शुक्रिया।